नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। काशी विश्वनाथ स्थित ज्ञानवापी में मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति इस मामले की सुनवाई करेगी। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति के इलाहाबाद हाईकोर्ट के मस्जिद के अंदर वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए जाने के फैसले के खिलाफ तत्काल याचिका सुने जाने की मांग की थी। तो वही भाजपा की अवैध क्षेत्र की बैठक लखनऊ में शुरू हो गई है। इसमें अवैध क्षेत्र के सभी सांसद और विधायक शामिल हैं। इस बैठक में प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर नेताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। वही बैठक में रणनीति को धरातल पर उतारने पर चर्चा की जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर भाजपा पूरे प्रदेश में जनता के बीच जाकर संवाद करेगी। तो वहीं कानपुर में भी बीजेपी की बैठक हो रही है। इस बैठक में कानपुर झांसी मंडल के सभी जिले के जिला अध्यक्ष, प्रभारी, MLC, विधायक बैठक में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश शासन के 6 मंत्री, 10 लोकसभा सदस्य, 2 राज्यसभा सदस्य, 35 विधायक और 7 MLC और 13 जिला पंचायत अध्यक्ष बैठक में शामिल हो रहे हैं। तो 2 तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कानपुर और लखनऊ की, जहां पर आज कानपुर में भी बीजेपी की बैठक जारी है, तो लखनऊ में भी अवैध क्षेत्र को लेकर जहां बैठक की जा रही है। तो साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में 2024 चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है। बैठक में मेगा इवेंट जहां पर तैयारियां की गई है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर तमाम रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के सब जनता के बीच में रही और हमारी जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं केंद्र प्रदेश में उनको जन जन तक पहुँचाना है और कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तैयार करना है कि जब जब जितना आशीर्वाद जनता दे उस ढंग से सबको जीत करके, सबको साथ लेकर के, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में और तेजी के साथ एक व्यक्ति को पार्टी से जोड़ करके जन कल्याण कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचा। सर, विपक्ष को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं सर विपक्ष को? आप तो जानते हैं क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में। विपक्ष पूरी तरह से हताश है, निराश है, क्योंकि उनके शासनकाल में हमेशा उन लोगों ने गुंडों को, आतताइयों को, गैर कानून पसंद व्यक्ति लोगों को, बैड एलिमेंट्स को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको पुष्पित बल्लेवित किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ में आज बीजेपी की बैठक जारी है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? और देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लगातार बैठकें इन दिनों चल रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को 9 साल पूरे होने वाले हैं और आखिरी का जो साल होता है वो चुनावी साल होता है। 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर जनता के पास और अगले चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज बक्सी तालाब क्षेत्र में क्षेत्रीय बैठक थी, जिसमें अवध क्षेत्र के सभी विधायक, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, संयोजक सभी को आज इस बैठक में बुलाया गया। सभी लोग पहुंचे और सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार के योजनाएं हैं, उनको जनता के बीच पर पहुंचाना और अगली चुनाव की तैयारी करना। भारतीय जनता पार्टी जब एक चुनाव खत्म होता है, यानी निकाय चुनाव खत्म हुआ और 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। माइक्रो लेवल पर काम करना, बूथ स्तर को मजबूत करना और अभी निकाय चुनाव में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है उनको कैसे मजबूत किया जाए, कहां कमी रह गई, इन सब चीजों को लेकर बैठक में मंथन हुआ है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी बाहर निकले। उन्होंने बताया कि 9 साल पूरे होने पर और 2024 की लड़ाई कितनी आसान होगी और किस तरीके से लड़ना भारतीय जनता पार्टी को। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटों का लक्ष्य इस बार भारतीय जनता पार्टी को वो कैसे साधना है, तो अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। 9 साल पूरे होने हैं, उसको किस तरीके से मनाना है, जनता के पास जाना है और 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उनको एक उत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी एक महीने में करीब 20 रैलियां देश में अलग अलग जगह पर करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा रैली हैं वो उत्तर प्रदेश में होने वाली हैं।
जी बिल्कुल अनूप, यानी कि कुल मिलाकर निकाय चुनाव में जहां जहां पर कमी रह गई अब उसको पूरा करने में बीजेपी जुटी हुई है, क्योंकि 2024 के चुनाव अब दूर नहीं। अब बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव होते हैं उसमें एक मंथन करती है कि उसमें कमी कहाँ रह गई, उसके बाद फिर अगले चुनाव की तैयारी करती है। जब आप देखें कि जिस समय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य था 80 में से 80 सीटें को जीतने को लेकर उसमें सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई। निकाय चुनाव में आपने देखा तमाम जो मुस्लिम प्रत्याशी थी, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। अब चुनाव 2024 का है, उसको कैसे जीता जाए, किस वर्ग के कहां पे कमी रह रही है, या फिर माइक्रो एक बूथ स्तर को किस तरीके से तैयार करना है, यही वजह है कि इस 9 साल की उपलब्धियों के साथ, चाहे मोदी सरकार की उपलब्धियां जो 9 साल में रही हैं उनको लेकर जनता के पास पहुंचना है। जनता के जो उपलब्धियों के साथ साथ 2024 में जो पूरे देश का जो चुनाव होता है उसमें किस तरीके से प्रदर्शन करना है। ऐसे में जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें जी, देखा जाए सबकी लड़ाई भाजपा से ही है, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं चुनौती का सामना जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हर दल इस बार करना पड़ेगा क्योंकि हर दल इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा वो मुझे लगता है एक पायदान पे खड़ा होगा। और इस बार की शुरुआत जो है बिहार से शुरू हुई है। बिहार में नीतीश कुमार अखिलेश यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं, ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर चुके हैं, यानी एक बड़ा दल है वो इकट्ठा कर रहे हैं। सभी पार्टियों को जोड़ करके महागठबंधन तैयार हो रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। मुझे लगता है यही वजह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है और बैठकों का दौर इन दिनों जारी है। जी बिल्कुल अनूप, और विपक्षी दल एकजुटता का राग तो अलापते हैं, लेकिन ये एकजुटता बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है ये देखने वाली बात होगी। हाँ बिल्कुल कहा जा सकता है। हालांकि 2014 में भी के बाद जब 2019 का जब चुनाव हुआ था उस समय एक महागठबंधन बना था जिसमें सभी पार्टियां लमसम एक साथ थी। लेकिन जब ज्यादा पार्टियां एक साथ होती हैं तो उसमें प्रतिनिधित्व कौन करेगा उसको लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनती है कि अगर महागठबंधन की जीत होगी तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन किस विभाग को संभालेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसमैच हो जाता है और यही वजह होती है कि महागठबंधन टूटता नजर आता है, एक पायदान पे नहीं खड़ा हो पाता है। इस बार हालांकि ये पहल बिहार से शुरू हुई है। अब देखना होगा कि इस महागठबंधन की कहां तक नींव पड़ पाएगी, कितनी पार्टियां एक पायदान पर खड़े होंगी, कितनी अलग जाएंगी और किसकी होने वाली है। ये सब तमाम चीजें उस समय निर्भर करेंगी और उस समय 2000 साल बाद क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी आप ही। जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के लिए आज का दिन बेहद ही खास है। आज 23 साल पहले हत्या के एक मामले में उन पर हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। अजय मिश्रा पर 23 साल पहले छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्या का आरोप लगा था। ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के पास है। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस OP शुक्ला की बेंच ने 21 फरवरी 2023 को प्रभात गुप्ता मर्डर केस की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो वही लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा भले ही पैरोल पर जेल से बाहर आ गया हो, लेकिन अभी भी केंद्रीय मंत्री की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। लखीमपुर खीरी में छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्या के मामले में आरोपी अजय मिश्रा सहित 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच अपना फैसला सुनाने वाली है, जिसको लेकर प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने अपील की है और कहा है कि टेनी को कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इंसाफ का दिन है। भाई प्रभात गुप्ता की हत्या हुए 23 साल होने को हैं।
23 साल में हमारे पिताजी खत्म हो गए, 2 भाई खत्म हो गए और हमें न्याय नहीं मिला। मैं भगवान द्वारकाधीश से निवेदन और न्यायाधीश से निवेदन करता हूं कि अजय मिश्रा टेनी, शशिभूषण, राकेश डालू, सुभाष मामा जिन लोगों ने हत्या की है उन लोगों को कठोर सजा दें और हमारे परिवार को खत्म हुए बड़े भाई प्रभात गुप्ता को न्याय मिल सके। कि 23 सालों में हमारे ऊपर इतना जुल्म हुआ है कि हमें न्याय के लिए हमें बहुत समस्याएं आई हैं। आज इंसाफ का दिन तय हुआ है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। तो वहीं आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। 2024 में विपक्ष के गठबंधन को लेकर जयंत ने कहा कि विपक्ष के सभी नेताओं से बात करके ही गठबंधन होगा। तो वहीं सपा के साथ गठबंधन को लेकर कहा कि सपा के साथ गठबंधन नहीं टूटा है। हमारे विश्वास जनता ने जताया है, पार्टी के सिंबल में लड़े हैं, पार्टी के सिंबल जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे गठबंधन का, विपक्ष में सब लोग बात करेंगे, क्या संभावनाएं बनती है सपा के साथ जारी रहेगा। तो थे मैं नहीं जानता ये किसी दिमाग की उपज है कि सवाल जो मीडिया चला रहा है उसका कोई आधार नहीं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के प्रचार प्रसार के लिए मशाल के साथ जागरूकता रैली निकाली जाएगी। इसके लिए आयोजन किया गया है। तो वहीं खेलो इंडिया की मशाल रैली अंबेडकर नगर, बांदा और बदायूं से निकाली गई है। आपको बता दें कि खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टिगत से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अंबेडकर नगर, बदायूं और बांदा की, जहां पर रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये प्रोत्साहन रैली, जागरूकता रैली खिलाड़ियों के लिए निकाली गई। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेलों को बढ़ावा दिया जाए, इस रैली का मुख्य मकसद रहा। और रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी अपडेट। तो समीक्षा बैठक के बाद बीएसपी में बड़ा बदलाव, 4 मंडलों पर कोऑर्डिनेटर व्यवस्था खत्म हुई, 3 कोऑर्डिनेटर रखने की होगी व्यवस्था। तो वहीं आपको बता दें कि शमसुद्दीन रायनी को कानपुर, मेरठ, सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मुनकाद अली को मेरठ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां समीक्षा बैठक के बाद बीएसपी में बड़ा बदलाव हुआ है। 4 मंडलों पर कोऑर्डिनेटर व्यवस्था खत्म हुई है, 3 कोऑर्डिनेटर रखने की अब व्यवस्था होगी। तो वहीं आपको बता दें कि शमसुद्दीन को कानपुर, मेरठ और सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मुनकाद अली को मेरठ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। तो 4 मंडलों पर कोऑर्डिनेटर व्यवस्था खत्म हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 3 कोऑर्डिनेटर रखने की होगी व्यवस्था। तो वहीं आपको बता दें कि जहां समीक्षा बैठक के बाद बीएसपी में बड़ा बदलाव हुआ है, मुनकाद अली को मेरठ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जहां कई बड़े बदलाव भी बीएसपी में देखने को मिले हैं। तो वहीं लखनऊ में एमएलसी सपा स्वामी प्रसाद मौर्य पर हाईकोर्ट में चल रहे केस हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ गलत टिप्पणी को खारिज कर दिया गया है। बता दें कि एक अधिवक्ता ने मौर्य के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। 2014 के एक केस के तहत हाईकोर्ट ने मुकदमा खारिज किया, जिसके बाद एसीजेएम कोर्ट ने आईपीसी 295A में मौर्य को तलब किया था। इससे मौर्य की परेशानियां और बढ़ गई थी। वहीं एसीजेएम कोर्ट के फैसले को मौर्य ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। वैसे तो हिंदू धर्म में ऐसे कई व्रत हैं जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखती हैं। इन्हीं में से एक है जिसकी कथा सत्यवान और सावित्री से जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान की जान स्वयं मृत्यु के देवता यमराज से खींच लाती है। तो तभी से महिलाएं ये व्रत अपने पतियों के लिए रखती आ रही हैं। आज के इस पावन पर्व पर महिलाओं ने स्नान घाट कर वट वृक्ष की पूजा की और व्रत
रखकर पति की लंबी आयु की कामना की। प्रयागराज से आई तस्वीरों में 16 श्रृंगार किए महिलाओं को देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, 6 जगह की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। औरैया, बाराबंकी, लखनऊ, महोबा, प्रयागराज और सहारनपुर की 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। वैसे तो हिंदू धर्म में ऐसे कई व्रत हैं जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रखती हैं। इन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत, जिसकी कथा सत्यवान और सावित्री से जुड़ी हुई है, जिसमें सावित्री अपने पति सत्यवान की जान स्वयं मृत्यु के देवता यमराज से खींच लाती है। तभी से महिलाएं ये व्रत अपने पतियों के लिए रखती आ रही हैं। आज के इस पावन पर्व पर महिलाओं ने स्नान ध्यान कर वट वृक्ष की पूजा की और व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना की। प्रयागराज से आई तस्वीरों में 16 श्रृंगार किए महिलाओं को देखा जा सकता है। ये वट सावित्री व्रत है। इसमें मतलब सत्यवान और सावित्री की इसमें कहानी है, तो बहुत लंबी कहानी है कि उनकी जीवन की रक्षा, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, तो लेकिन यमराज ने उनको मतलब इस व्रत के प्रभाव से यमराज ने उनको प्राण दान दे दिए थे। इसीलिए फिर उसके बाद से ये व्रत मतलब प्रसिद्ध हो गया और इसका नाम वट सावित्री व्रत कहा जाने लगा। और इसीलिए इसी दिन स्त्रियां अपना व्रत भी रखती हैं और पति के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए। घर में पूजा करके यहाँ आए, पूरा 16 श्रृंगार करके यहाँ वट व्रत की पूजा किया हमने और पूरा फेरी लिया, सब वो फल फूल हलवा पूरी बना के लाए थे, उसे चढ़ाया और पति की दीर्घायु के लिए, लंबी उम्र के लिए हम लोग ये व्रत रहते हैं। हमारे बड़ों ने जो बताया उसे। सत्यवान सावित्री की ये कथा है। सत्यवान को अल्पायु थे, सावित्री को पता चल गया कि सत्यवान की उम्र जो है बहुत कम है। उसने 5 दिन पहले से व्रत रखना चालू किया था। तो पेड़ के नीचे जब सत्यवान लेट गए, लकड़ी काटने गए थे, तो सत्यवान लेट गए तो सावित्री को बेहोश हो गए। सावित्री को पता चल गया कि हाँ वो सती सावित्री थी, तो उसको यमराज को दिखाई पड़ गया। तो यमराज के पीछे पीछे वो चल दी, आगे गई तो यमराज क्यों मार रही, तो कहा हमें हमारे पति चाहिए, तो कहा वरदान कोई मांगो, तो हमें पुत्रवती का वरदान दो। तो पुत्रवती का वरदान दे दिया यमराज। फिर पीछे पीछे गई सावित्री, तो अब क्यों आ रही हो, कहा तुम मेरे पति को लेकर जा रहे हो, तो मैं पुत्रवती कैसे होंगी। तो यमराज को उनके पति को प्राण वापस किए। तभी से ये वट सावित्री का व्रत आगे करती है। वट सावित्री का व्रत हर जगह श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है, लेकिन संगम नगरी प्रयागराज में इसका खास महत्व है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी पर अक्षय वट है, जिस पर भगवान विष्णु बाल मुकुंद रूप में साक्षात विद्यमान है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 8 IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। निकाय चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही ये तबादले किए गए। तो वहीं आपको बता दें कि महेंद्र प्रसाद अग्रवाल प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बनाए गए हैं। इसके अलावा योगेश्वर राम मिश्रा कमिश्नर देवी पाटन मंडल बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां यूपी में IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। तो निकाय चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही ये तबादले हुए, जहां महेंद्र प्रसाद अग्रवाल प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा बनाए गए हैं। इसके अलावा योगेश्वर राम मिश्रा कमिश्नर देवी पाटन बनाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी में IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। महेंद्र प्रसाद अग्रवाल का भी तबादला किया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि योगेश्वर राम मिश्रा को भी जहां उनका तबादला किया गया है।
तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में G20 की बैठक होने वाली है। ऐसे में इस बैठक के लिए और मेहमानों के स्वागत के लिए प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। दीवारों का रंग रोगन भी किया जा रहा है, उन पर खूबसूरत चित्र उतारे जा रहे हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते हैं। तो वहीं फुटपाथ को भी पेंट किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि उत्तराखंड G20 समिट के लिए सज रहा है, जिसका जिक्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी किया है। देवभूमि उत्तराखंड में G20 की बैठक होने वाली है। ऐसे में इस बैठक के लिए और मेहमानों के स्वागत के लिए प्रदेश में तैयारियां की जा रही हैं। दीवारों का रंग रोगन भी किया जा रहा है, उन पर खूबसूरत चित्र उतारे जा रहे हैं जो उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते हैं। वहीं फुटपाथों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि उत्तराखंड G20 समिट के लिए सज रहा है, जिसका जिक्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी किया है। सुने उनका क्या कहना है। जी, हम सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि उनके नेतृत्व में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और उसमें भी 3 कार्यक्रम, 3 बड़ी मीटिंग उत्तराखंड को मिली है, जिसकी एक मीटिंग हमारी रामनगर में संपन्न हो चुकी है। दूसरी मीटिंग हमारी 25 मई से प्रारंभ हो रही है ऋषिकेश नरेंद्र नगर में और सारी तैयारियां G20 की बहुत सुचारू रूप से चल रही है, व्यवस्थित तरीके से चल रही है। रामनगर की पहली बैठक हमारी ऐतिहासिक संपन्न हुई थी। सारी डेलीगेट्स जो देश दुनिया से आए थे, सभी यहाँ से एक अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से गए हैं। अच्छे परिवेश में बैठक हुई है। हम इसी प्रयास में हैं कि जैसे रामनगर में अच्छी बैठक हुई, उसी प्रकार की बैठक हमारी यहाँ भी संपन्न हो और देश दुनिया से आने वाले लोग उत्तराखंड की जो यहाँ के परिवेश है, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की विशिष्टताएं हैं और उत्तराखंड पूरी दुनिया के अंदर जाए, ये हमारे लिए बड़ा अवसर है और उसको लेकर सभी लोग G20 का कहीं ना कहीं उसकी तैयारियां कर रहे हैं। उसके लिए अतिथियों के स्वागत की तैयारी भी कर रहे हैं। रुक करेंगे खबर की ओर, जहां सीएम धामी आज पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। आपको बता दें कि बैठक में पर्यटन और स्वास्थ्य विभाग मौजूद रहेंगे। समीक्षा में सशक्त उत्तराखंड को 2025 के लक्ष्य को हासिल करने पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं बैठक में विभागों की ओर से तैयार अल्प, मध्य और दीर्घकालिक रोड मैप की भी समीक्षा की जाएगी। तो वही देहरादून भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आज से शुरू हुई है। बैठक में 30 मई से होने वाले पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान की रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। साथ ही अभियान को लेकर जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। तो वहीं बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय महामंत्री और महाजनसंपर्क अभियान के प्रभारी तरुण चुग भी बैठक में शामिल रहेंगे। वहीं देहरादून में अभियान चलाया। बता दें कि ये कार्रवाई नशा मुक्त देहरादून उत्तराखंड अभियान के तहत की गई। एएनटीएफ टीम ने स्पॉनर डॉग के साथ कोतवाली, पटेल नगर और थाना कैमल टाउन क्षेत्र में हुक्का बार की चेकिंग की। तो वहीं चेकिंग के दौरान हुक्का बार के मालिकों के चालान किए गए। चेकिंग के दौरान टीम ने हुक्का, फ्लेवर आदि सामान भी बरामद किया। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।